गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक चल रहा है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, जो 12th क्लास की बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति से लिया गया है। और इसमें हम 2 वीडियोस में देख चुके हैं कि क्षेत्रवाद क्या होता है और उसके कैसे उससे निपटा जा सकता है और किस तरह ये अलगाववाद का रूप ले लेता है। फिर हमने अलग अलग जगहों पर स्वायत्तता के उठे मुद्दों के बारे में भी पढ़ा और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे पंजाब में स्वायत्तता की मांग और पूर्वोत्तर के राज्यों में स्वायत्तता की मांग के बारे में। तो आइए जानते हैं कि पंजाब में स्वायत्तता की मांग किस प्रकार उठी। तो पंजाब में स्वायत्तता की मांग, इसके टॉपिक पर ज्यादा आगे बढ़ने से पहले मैं चर्चा करना चाहूंगी कि पंजाब में स्वायत्तता की मांग उठाने वाले कौन थे। अकाली दल, जिसका गठन 1920 में किया गया था। सबसे पहले उन्होंने अलग से पंजाब सूबे की मांग की। हालांकि यह संगठन बहुत मजबूत नहीं था और स्वतंत्रता से पहले तो इसकी बात माने जाने की कोई संभावना भी नहीं थी। फिर जब भारत आजाद हुआ और भारत और पाकिस्तान 2 देशों में बटा, तो पंजाब का भी विभाजन हुआ। आधा पंजाब जो मुस्लिम बहुल थे वो पाकिस्तान में चला गया और जो हिंदू बहुल थे वो भारत में रह गया। तो इस तरह से पंजाब का विभाजन पहले तो धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान में रह गए कुछ और कुछ भारत में आ गया। लेकिन फिर भी जो अकाली दल था उसने अलग से पंजाबी सूबा बनाने की मांग को बरकरार रखा और समय समय पर उन्होंने धरने, प्रदर्शन, हड़ताल और यहाँ तक कि हिंसक कार्रवाई भी की। 1950 के दशक में पंजाब में बहुत ही उग्र हो गए थे कि पंजाबी भाषी लोगों के लिए पंजाब बनाया जाए और बाकी के लिए, हिंदी भाषी के लिए अलग से राज्य के निर्माण किया जाए। तो इस तरह से उनकी मांग 50 में तो नहीं मानी गई। आखिरकार 1 नवंबर 1966 को 2 राज्य और बन गए पंजाब में से। एक हरियाणा बना और एक हिमाचल प्रदेश बना। तो ये जो पंजाब राज्य का विभाजन था 1 नवंबर 1966 को भाषा के आधार पर हुआ। पंजाबी स्पीकिंग के लिए पंजाब और हिंदी स्पीकिंग के लिए हरियाणा और हिमाचली के लिए अलग से हिमाचल प्रदेश बन गया। और उसमें थोड़ा सा ज्योग्राफिकल पुट भी था क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था। तो यहाँ तो हमें समझ में आ गया कि पंजाब का विभाजन कब और कैसे हुआ। मांग उठाई थी अकाली दल ने। चलो, विभाजन हो गया, 1966 में विभाजन हो गया। फिर वहां पर पंजाब में चुनाव हुए तो अकाली दल की सरकार जीती। 1967 में चुनाव में अकाली दल की सरकार वहां बनी। फिर एक बार नहीं बनी बीच में, फिर 1977 में बनी। लेकिन जो अकाली दल की सरकार थी वो वहां पर जनता में बहुत ज्यादा अपनी पैठ नहीं बना पाई। इसके 3-4 कारण थे। पहला कारण तो ये था कि सभी सिखों का इसे समर्थन नहीं मिला हुआ था, क्योंकि सिख भी जाति के आधार पर बटे हुए थे, तो सभी जातियों का समर्थन इसे नहीं मिला हुआ था। दूसरी बात ये थी कि जो कांग्रेस पार्टी थी उस समय, उसको सभी गरीब लोगों का समर्थन प्राप्त था, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो। तो इसलिए भी अकाली दल को ज्यादा बहुमत नहीं मिल पाया पंजाब में। बाकी तो और जगहों पर तो ये दल ज्यादा फैल ही नहीं पाया। और एक बात है इसमें याद रखने वाली कि धर्म के आधार पर बनाया गया था अकाली दल। सिख धर्म के लोगों को ही उसमें शामिल किया गया था। तो इस तरह से अकाली दल की कुछ नीतियां थी, वो भी जान लेते हैं। अकाली दल एक तो आर्टिकल 356 का बहुत विरोध करता है, जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है अगर राज्य में अंदरूनी गड़बड़ी है तो अकाली दल इसको हटाने की मांग करता है। दूसरी बात यह है कि जो संघवाद है हमारे देश में, वो केंद्र की तरफ झुकाव है उसका। अकाली दल का मानना है कि राज्यों को और ज्यादा स्वायत्तता दी जाए। और तीसरी इसकी नीति ये थी कि सरकार जो गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है उनमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करे। वैसे लोकतांत्रिक समाजवाद में, पंथ निरपेक्षता में, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक न्याय में विश्वास रखने की नीति
मानते थे अकाली दल वाले। तो इस तरह से 67 में और 77 में तो वो अपनी सरकार बना पाए, लेकिन संपूर्ण जनाधार न होने की वजह से 1980 में कांग्रेस के द्वारा इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, अकाली दल की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। तो फिर जो अकाली दल के नेता थे वो भड़क गए, उन्होंने और आंदोलन शुरू कर दिए, इन बातों को उठाने लगे, सीमा विवाद की बात उठाने लगे, नहरी पानी विवाद की बात उठाने लगे। फिर 1980 के दशक में हिंसा बहुत ज्यादा भड़क गई पंजाब में, और पंजाब में यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि भिंडरांवाले के नेतृत्व में अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा है वहां पर सिख जो लड़ाके थे उनकी एक सेना इकट्ठी कर ली गई और एक किले में तब्दील कर दिया गया स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा भिंडरांवाले के नेतृत्व में। तो जब सरकार को ये पता चला तो सरकार ने, उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा कांग्रेस थी, तो उस समय जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। इसका कोड नाम दिया गया, ये एक तरह का सैनिक अभियान था, सैन्य अभियान था, जिसे कोड नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो इसके तहत स्वर्ण मंदिर के ऊपर सेना ने हमला कर दिया और उससे जो उनका धार्मिक स्थल था गुरुद्वारा, स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और इस तरह से सिखों की भावनाओं को काफी आघात लगा। तो इस बात से सिख लोग बहुत नाराज थे और इसी के चलते 31 अक्टूबर 1984 को, ये देखिए यहाँ लिखा मैंने, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की सिख जो बॉडीगार्ड थे उसके, उन्होंने हत्या कर दी। तो इस हत्या के बाद सिखों के प्रति रोष और ज्यादा बढ़ गया आम जनता में। कानपुर में, बेलोरी में और भी बहुत ज्यादा जगहों पर, जैसे दिल्ली में काफी नरसंहार किए गए और कई कई परिवारों में तो एक भी व्यक्ति नहीं बचा। सिखों को बिना किसी गलती के जो भी सिख दिखता उसे मार दिया गया था। उस दौरान इतनी ज्यादा हिंसा भड़क गई थी सिखों के विरोध में। तो फिर अब इस समस्या का समाधान तो करना था, पूरा पंजाब उग्रवाद की गिरफ्त में था उस दौरान। तो फिर उस समय इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कुछ जो नरमपंथी अकाली दल के नेता थे जैसे हरचंद सिंह लोंगोवाल, उनके साथ संपर्क साधा और फिर 1985 में राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच पंजाब के मुद्दे पर समझौता हुआ, जिसे पंजाब समझौता या पंजाब अकॉर्ड के नाम से भी जाने जाते हैं। इस पंजाब समझौते की 4-5 मुख्य बातें थी। पहली बात तो ये थी कि जो पंजाब और हरियाणा में सीमा विवाद है उसके लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और वो आयोग एक तो चंडीगढ़ का मसला सुलझाएगा कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाए और उसके बदले में फाजिल्का और अबोहर का इलाका हरियाणा को दे दिया जाए। लेकिन ये कभी आयोग बैठा नहीं और कभी इस तरह का कोई मुद्दा सुलझा नहीं बाद में, लेकिन ये समझौते का भाग था। सीमा विवाद को एक आयोग के द्वारा निपटा लिया जाएगा, ये समझौते में शामिल थी ये बात। दूसरी बात समझौते में थी कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में जो रावी और व्यास नदी के पानी के बंटवारे के लिए एक ट्रिब्यूनल, एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाए और वो इन 3 राज्यों में इन दोनों नदियों के पानी के बंटवारे का फैसला करेगा। अब बात आती है कि पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों के साथ लोगों को मुआवजा दिया जाएगा और सरकार उनके साथ अच्छा सलूक करेगी, क्योंकि अब उग्रवाद नहीं है, अब वहां पर शांति है। तो ये भी समझौता किया गया कि जो उग्रवाद से प्रभावित लोग उनको मुआवजा दें और सब लोगों के साथ बराबर का सलूक किया जाए। फिर चौथी बात थी इसमें कि उस दौरान क्योंकि उग्रवाद बहुत ज्यादा फैल गया था पंजाब में,
विशेष सुरक्षा बल वहां पर स्थापित किया गया था। तो उस दौरान ये समझौता हुआ कि विशेष सुरक्षा बल को वहां से हटा लिया जाएगा। तो इस तरह से ये 4 मुख्य बातें थी पंजाब समझौते की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस किस के बीच हुआ, राजीव गांधी और हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच 1985 में हुआ, और ये 4 बातें महत्वपूर्ण थी। हालांकि 1990 के दशक आते आते भी वहां पर अगर हम 1991-92 की बात करें तो पंजाब में उग्रवाद अपने चरम पर था, और इसी दौरान पंजाब की मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या भी कर दी गई थी, और बाद में हरचंद सिंह लोंगोवाल की भी किसी अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। तो उग्रवाद चरम पर था। फिर उसके बाद 1992 में वहां पर चुनाव हुए। चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 24% मतदान हुआ। 1992 का जो चुनाव हुआ था तो उसमें 24% मतदान हुआ। फिर धीरे धीरे वहां पर शांति बहाल हुई। 1997 के जो चुनाव थे उस समय तक पंजाब में उग्रवाद खत्म हो चुका था, और 1997 में अकाली दल और भाजपा की मिलीजुली सरकार बनी। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार बनी। फिर 2007 में और 2012 में भी वहां अकाली दल और भाजपा दोनों के नेतृत्व की सरकार बनी। और फिर 2017 में जो अभी जो वर्तमान में वहां पर सरकार है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, और पंजाब अब बहुत ही शांति प्रिय राज्य है। अब वहां पर किसी प्रकार की कोई स्वायत्तता की मांग नहीं है। तो ये था हमारा पंजाब राज्य के बारे में, कैसे स्वायत्तता की मांग उठी, किस प्रकार उसका बातचीत के द्वारा समाधान निकाल लिया गया, और जो उस दौरान जो दंगे हुए थे उनकी जांच पड़ताल के लिए भी एक आयोग का गठन किया गया, और जिसका नाम था नानावटी जांच आयोग। नानावटी जांच आयोग का गठन पंजाब के हुए दंगों की जांच पड़ताल करवाने के लिए किया गया था। और एक बार 2002 में जब मनमोहन सिंह जी संसद में बोला कि हम जो सिखों के साथ जो अन्याय हुआ 1984 में, हम तहे दिल से उन लोगों से माफी मांगते हैं, तो संसद में इन दंगों की माफी भी मनमोहन सिंह जी के द्वारा मांगी गई थी। गॉट इट? तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में। पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में आपको पता है उन्हें 7 सिस्टर भी कहा जाता है, 7 बहनें। तो आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब पूर्वोत्तर में स्वायत्तता की मांग, पूर्वोत्तर के राज्यों में स्वायत्तता की मांग। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि पूर्वोत्तर के राज्यों में कौन कौन से राज्य आते हैं और उनमें किस तरह की क्या समस्या है। तो देखिए, ये हमारे पास मैप है, आपकी बुक में दिया हुआ है। ये है सभी पूर्वोत्तर के राज्य। जैसे यहां से अगर हम सिक्किम से शुरू हो जाएं तो यहाँ पर आता है असम, फिर मेघालय, और इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। नाग, मणि, मिजो, इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं कि अरुण उसके पास नाग है, उसके पास मणि है नाग के पास, उसका नाम मिजो है। तो यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे मेघालय है, और यहाँ पर असम है, और ये सिक्किम है। ये जो एरिया है ये बाकी भारत से, देखिए ये तो बांग्लादेश आ गया, और यहाँ पर बाकी भारत है। ये एरिया बाकी भारत से महज 22 किलोमीटर की राहदारी से जुड़ा हुआ है। 22 किलोमीटर का रास्ता है। बाकी इस जो ये एरिया है इसकी सीमाएं अलग अलग देशों से लगती हैं। जैसे यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे चीन आ गया, इधर म्यांमार है। तो इसलिए इस क्षेत्र को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। 7 सिस्टर में सिक्किम को शामिल नहीं किया जाता। 7 सिस्टर में यह है कि इन सब की जो परिस्थितियां हैं वो लगभग एक जैसी है, भौगोलिक परिस्थितियां भी सॉरी, और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी इनकी लगभग एक जैसी सी हैं। तो इन राज्यों को हम 7 सिस्टर कहते हैं। सिक्किम उसमें शामिल नहीं किया जाता, वैसे सिक्किम भी पूर्वोत्तर का राज्य है। गॉट इट? तो ये है 7 सिस्टर्स। कई बार सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है कि 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य शामिल है।
सिक्किम को छोड़कर ये सभी राज्य, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये सभी राज्य 7 सिस्टर में शामिल है। तो आप देखिए कि भारत से बिल्कुल 22 किलोमीटर की राहदारी से जुड़े हुए हैं और इनमें अलग से स्वायत्तता की मांग उठती रही है, क्योंकि ये अपने आप को बिल्कुल कटा हुआ महसूस करते हैं। यहाँ पर आवागमन के भी इतने अच्छे साधन नहीं हैं और सरकार के ऊपर भी ये ब्लेम लगाते रहते हैं कि इन क्षेत्रों के विकास की तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आइए फिर हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि कहां कहां पर स्वायत्तता की मांग उठी और उनका समाधान किस प्रकार से कर लिया गया। तो अब इसमें हमें भौगोलिक स्थिति के बारे में पता चला। आगे आता है कि त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ये खासी पहाड़ी क्षेत्र की रियासत थे ये त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। गारो, खासी, जैंतिया व 3 तरह के पहाड़ी क्षेत्र है। तो खासी पहाड़ी क्षेत्र में थे ये और रियासत थी। तो उस दौरान रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की मदद से उनको भारत में विलय करवा लिया गया था। तो तब तो कोई बात नहीं थी, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का विलय करवा लिया गया था। हालांकि मणिपुर में भी बहुत ज्यादा उसमें समस्याएं रही थी, लोग नहीं मान रहे थे, मणिपुर के लोग भी भारत में शामिल होने के लिए। बौद्धचंद्र थे वहां के राजा, जो उस समय मणिपुर एक ऐसा स्टेट था जहां पर हमारे आम चुनाव से पहले वहां पर लोकतांत्रिक चुनाव हो गए थे। वहां संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हो गया था। 1948 में वहां पर चुनाव हुए थे। हमारे देश में तो आम चुनाव 1952 में हुए, लेकिन मणिपुर एक ऐसा राज्य था जहां पर 1948 में ही चुनाव हो गए थे। बौद्धचंद्र था वहां का चुना हुआ शासक था, लेकिन जो वहां की जनता थी वो नहीं चाहती थी भारत में विलय होना, पर इसलिए बौद्धचंद्र के खिलाफ उनमें रोष भी था। ये मैं आपको पहले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। तो अब बात आती है कि वहां पर 3 मुद्दे सबसे बड़े थे। एक तो स्वायत्तता की मांग, दूसरा अलगाववाद की मांग और तीसरा बाहरी लोगों की समस्या। तो देखते हैं हम आगे एक एक करके। स्वायत्तता की मांग 1970 के दशक का सबसे बड़ा मसला था, स्वायत्तता की मांग। तो स्वायत्तता की मांग में क्या करते थे, तो वो लोग ज्यादातर असमी भाषा का विरोध करते थे, क्योंकि अगर हम अरुणाचल प्रदेश और इधर के मणिपुर के इलाके को छोड़ दें तो बाकी लगभग सारा ही इलाका असम माना जाता था। तो असमी भाषा को थोपना, उनको लगता था कि जो असम है वो हमारे ऊपर, वहां पर बहुत सारी जनजातियां थी, उनको लगता था कि असमी भाषा को हमारे ऊपर थोप रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने EITU, ईस्टर्न इंडियन ट्राइबल यूनियन का गठन किया और बाद में वो 1960 में ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया था 1960 में। और उसमें ही बहुत सारी जो जातियां थी उसमें शामिल थी, जैसे बोडो, करबी, दिमसा। इन सभी जातियों ने अपने अलग से स्वायत्तता के आंदोलन चलाए और इस तरह से 1972 तक जो जो अलग मांगे थी उनको लगभग मान लिया गया। कई सारे राज्यों का गठन हो गया 1972 तक। जैसे नागालैंड का गठन तो 1963 में ही हो गया था। चलो पहले नागालैंड ही पढ़ लेते हैं। नागालैंड में आंदोलन चला। अंगपी जापू फिजो के नेतृत्व में नगा नेशनल फ्रंट बनाई गई। नगा नेशनल फ्रंट का गठन किया गया अंगपी जापू फिजो के द्वारा, और वो चाहता था नागालैंड को अलग से स्वायत्तता प्रदान करवाना। और 1951 में इन्होंने, जो नगा नेशनल फ्रंट है, उन्होंने नागालैंड को अलग से अपना अलग देश, स्वतंत्र आजाद घोषित कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नागालैंड को सलाह मशवरे के द्वारा भारत में मिला लिया गया और 1963 में नागालैंड भारत का राज्य बनाए। दिसंबर 1963 की बात है। तो नागालैंड भारत का राज्य बन गया। 16वां राज्य बना था नागालैंड भारत का 1963 में। तो यहाँ पर तो बात थी कि नागालैंड, जो ये स्वायत्तता की मांग थी, वो किस प्रकार उसका समाधान हुआ नागालैंड में। पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे पहले बनने वाला राज्य नागालैंड ही था, जो 1963 में बना। फिर 1972 में भी कई राज्य बने, जैसे इधर मणिपुर बना,
और मेघालय बना, त्रिपुरा बना। तो इस तरह से और भी तीन राज्य 1972 में बने थे। फिर बात आती है अलगाववादी आंदोलन। अलगाववादी आंदोलन ये होता कि अलग होना उनसे, वजह से स्वायत्ता है कि हम भी आजाद होने वाली बात ही है। अलगाववादी आंदोलन भी असम में एक मिजो स्वायत्त जिला बनाया गया। मिजो जो जगह थी, आजकल जो मिजोरम है, उसको अलग से एक जिला बना दिया गया, क्योंकि वो बार बार मिजो लोग हैं, वो बार बार अपनी स्वायत्ता की, अलगाववाद की मांग कर रहे थे। तो असम के भीतर ही एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया मिजो, लेकिन उससे भी वो लोग संतुष्ट नहीं हुए। फिर क्योंकि वो कह रहे थे कि हम तो ब्रिटिश इंडिया के अंग कभी रहे ही नहीं, इसलिए हम भारत में नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर उसके बाद और क्या हुआ जिसने आग में घी का काम किया। 1959 में, 1959 में मिजोरम में भारी अकाल पड़ गया। जो मिजो इलाका था वो अकाल की चपेट में था और सरकार से मदद मांगी गई, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार मिजो लोगों की मदद करने में कामयाब नहीं हुई, मिजो लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई। तो उस समय वहां का जो नेता था लाल डेंगा, वहां के नेता कौन थे? लाल डेंगा। उनके नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किया गया। लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किया गया और 1966 में इन्होंने सशस्त्र विद्रोह करना शुरू कर दिया। ये गुरिल्ला युद्ध करते थे, छुपकर वार करते थे, भारत सरकार के बिल्कुल खिलाफ थे, भारत का अंग नहीं बनना चाहते थे। और लाल डेंगा ने पूर्वी पाकिस्तान में शरण ले ली और वहां से ये अपने लड़ाके भारत में अव्यवस्था करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनके खिलाफ के विरोध में आंदोलन करने के लिए भेजता रहता था। तो इस तरह से फिर राजीव गांधी और उनके बीच, लाल डेंगा और राजीव गांधी के बीच, देखिए इसको यहां मिलाना हमने, राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच समझौता हुआ 1986 में। 1986 में वहां पर चुनाव हुए, लाल डेंगा को वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया और 1987 में मिजोरम अलग से राज्य बना दिया गया और 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया था। अंडरस्टूड? तो 1987 में दो राज्य बने यहाँ पर, एक मिजोरम जो असम से अलग हुआ था और एक अरुणाचल प्रदेश, ये अलग राज्य बने। और यहाँ पर भी चकमा शरणार्थियों की समस्या है और रोष यहाँ भी आए दिन बना रहता है। चकमा शरणार्थी वो है जो बंगाल की तरफ से अपना वहां से चोरी छिपे आकर के उन इलाकों में रहने लग जाते हैं। गॉट इट? तो आइए अब पढ़ते हैं बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। ये विशेषकर असम में चला और ये आंदोलन 1979 से 1985 तक अपने चरम पर था। इस आंदोलन को चलाने वाले थे ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, आसू। आसू एक संगठन था, शुरुआत में ये एक विद्यार्थी संगठन था, स्टूडेंट यूनियन थी, जिसने बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन किया। इनकी मांग थी कि 1951 के बाद जो भी लोग भारत में आए हैं बाहर से, उन्हें निकाला जाए। इनका कहना था कि बाहरी लोगों का दबाव असम के ऊपर इतना बढ़ गया है कि असम की सांस्कृतिक विरासत को खतरा पैदा हो गया है। असम की राजनीतिक जो उनकी वहां की व्यवस्था है उसके लिए भी खतरा बने हुए हैं, क्योंकि ये अवैध तरीके से भारत में प्रवेश, असम में प्रवेश करते हैं और जैसे तैसे करके अपने वोटर लिस्ट में भी नाम दर्ज करवा लेते हैं। तो वो असम के लोग कह रहे हैं कि हम तो इस तरह से यहाँ पर अल्पसंख्यक हो गए हैं, हमारी संस्कृति को खतरा है, इन बाहर से आए लोगों को बाहर करो। तो इस तरह के आंदोलन वहां पर चलते रहे। स्टूडेंट्स ने वहां पर कई बार हिंसक आंदोलन भी हुए बाहरी लोगों के खिलाफ, क्योंकि जैसे ही वहां पर बांग्लादेश अलग बना तो उस दौरान तो बहुत ज्यादा शरणार्थियों का दबाव असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में बढ़ गया था और उनको, असम के लोगों को डर था कि ये हमारी जमीन पर भी आएंगे, हमारे रोजगार भी छीनेंगे
और इस तरह से हमारी संस्कृति के लिए ये लोग खतरा बन जाएंगे। और एक बार तो आंदोलन इतना बढ़ गया था कि जो बिहार में बरौनी तेल शोधक कारखाना है उसका भी लोगों ने घेराव कर लिया था। तो इन परिस्थितियों के बीच राजीव गांधी जी ने फिर से पहल की। 1985 में एक और समझौता हुआ, जो असम गण परिषद, इस समय तक जो आशू है वो एक राजनीतिक संगठन में बदल गया था, असम गण परिषद। तो 1985 में असम गण परिषद सत्ता में आई। राजीव गांधी और असम गण परिषद के नेताओं के बीच समझौता हुआ, जिसे असम समझौते या असम अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। असम समझौता। इस समझौते में क्या बात हुई? इस समझौते में पहली बात तो ये हुई कि जो लोग 1/1/1966 से पहले आए हैं, 1 तारीख को शामिल नहीं किया जाएगा उसमें, चाहे आप ये कह लीजिए कि 31 दिसंबर 1965 से पहले जो लोग आए हैं उन्हें वोटर लिस्ट में जगह दी जाएगी, उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन अगर जो उनके बाद आए हैं, वोटर लिस्ट में जिनका नाम दर्ज है, उन्हें वोटर लिस्ट से हटाया जाए। एक और समझौता हुआ इसी दौरान, उसमें कहा गया कि 24 मार्च